अच्छा जी, तो अब हम ये समझ रहे हैं कि हमें जो है वो कॉम्प्लीमेंट बनाना है किसी सवाल का। तो देखिए, तो कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो फर्स्ट करें हमारा क्वेश्चन, स्टार्ट विद ए, ये हमारा क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसका ओरिजिनल डीएफए ड्रॉ कर लें। या आपने इसका ओरिजिनल डीएफए ड्रॉ कर लिया, ऐसा ही है। हाँ, असल में ये जो लोग दोबारा पढ़ रहे होते हैं ना कोर्स, उनको प्रॉब्लम नहीं होती। जो पहली दफा पढ़ रहे होते हैं ना, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम की बात होती है, तो उनको शुरू से पढ़ाना पड़ता है। जैसे मैं पता नहीं कितनी दफा पढ़ा चुका हूँ, मुझे भी सारी बातें आती है पहले से, लेकिन जो पहली दफा पढ़ रहे होते हैं बच्चे, उनको सब बताना पड़ता है। तो सवाल ये था कि आपने बना लिया स्टार्ट विद ए, और हम इसके कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। तो जो आसिफ ने लिखा हुआ है वो बात समझ लेते हैं, क्या लिखी हुई है। नॉट स्टार्ट विद ए, नॉट स्टार्ट विद ए। आप कुछ भी लिखेंगे इस ऑटोमेटर में कॉपी कर दें। जी सर, दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट विद ए आपने बना लिया ऑटोमेटर। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार्ट विद ए का ऑटोमेटर आपने सही बनाया या नहीं बनाया। अगर आपने ये बना लिया तो इसको एज इट इज कॉपी कर दें विदाउट फाइनल स्टेट। ऐसा ही है, मैंने एज इट इज कॉपी किया जी। आवाज आ रही है? एज इट इज कॉपी किया मैंने। सब लोगों से पूछ रहा हूं। अब बस जो उन्होंने ऊपर लिखा था उसको समझ लेते हैं क्या लिखा था। जो आपने बनाया है एज इट इज, उसमें आप ये करें कि जो फाइनल स्टेट थी उसको नॉन फाइनल कर दें, और जो नॉन फाइनल थी उसको फाइनल कर दें। पहले तो मेरी ये बात सुन लीजिए, जो नॉन फाइनल है उसको फाइनल कर दें, और जो फाइनल है उनको नॉन फाइनल कर दें। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो नॉन फाइनल है उनको फाइनल कर दें, और जो फाइनल है उनको नॉन फाइनल कर दें। आधी बात लिखी हुई थी शायद ऊपर, ये फाइनल है, ये यहां पर नॉन फाइनल हो जाएगी। ये दोनों नॉन फाइनल है, यहां पर आगे फाइनल हो जाएंगी। और कुछ भी नहीं करना आपने। जो उसमें फाइनल है वो इधर नॉन फाइनल होंगी, जो उसमें नॉन फाइनल है वो इधर फाइनल हो जाएंगी। हाँ, मैं अभी करवा रहा हूँ, सामा समझा रहा हूँ। ठीक है, पहले तो मैंने लॉजिक बताई, वो समझ ली कि जो नॉन फाइनल है वो फाइनल हो जाएंगी, और जो फाइनल है वो नॉन फाइनल हो जाएंगी। खत्म हो गई बात, स्टार्टिंग स्टेट अपनी जगह पर रहेगी। अब आ जाएंगे, नॉट स्टार्ट भी दे हुआ है, देख लेते हैं। साइन एक्सेप्ट हो रहा है, हो रहा है। क्या बी से स्टार्ट होने वाले एक्सेप्ट हो रहे हैं, हो रहे हैं। क्या ए से स्टार्ट होने वाले एक्सेप्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे। खत्म हो गई बात, हो गया क्वेश्चन। कैसे पता चलेगा कि ये नॉट स्टार्ट में दे हो गया सामा? आप इसके स्ट्रिंग ही चेक करेंगे ना, इस पे देखे तो आप देख ले, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। लॉजिक ही यही है कि कॉम्प्लीमेंट के लिए आप क्या करेंगे, आप ओरिजिनल डीएफए बनाइए और उसमें
उसको कॉपी करके के बाद आप ये कीजिए कि जो नॉन फाइनल है उसको फाइनल कर दें और जो फाइनल है उनको क्या कर दें, नॉन फाइनल कर दें। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जैसे ये है, जैसे ये एक सवाल है इवन, तो इवन का जो वो होता है वो क्या होता है, नॉट इवन। तो ये इवन है, अगर इवन लाइन की बात कर रहा हूं तो यही चीज यहां आ जाएगी। तो ये हो जाएगा, सही है। तो ये बेसिक सी लॉजिक है कि भाई कॉम्प्लीमेंट के लिए कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, सिंपल ये है कि ओरिजिनल डीएफए का आप पूरा एज इट इज डायग्राम मशीन ड्रॉ करते हैं, स्टेट मशीन, और जो नॉन फाइनल है उसको फाइनल कर देते हैं, और जो फाइनल होती है उनको नॉन फाइनल कर देते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है किसकी, कॉम्प्लीमेंट की। इज इट क्लियर नाउ? कोई सवाल यहां तक है तो पूछ लीजिए। कोई भी सवाल है? अच्छा, ये थोड़ा ना मैथमेटिकल वे में लिखा है, इसको समझ लीजिए। एक लैंग्वेज है जो ए बी में बनी हुई है, इसमें पोजीशन मैटर करती है। इसमें लिखा हुआ है कि पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे। इसमें लिखा है पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे। ए आएंगे एन टाइम और बी आएंगे एन टाइम, और एम और एन कम से कम एक होने चाहिए। दोबारा समझ लिया, पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे, पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे। ए आएंगे एम टाइम और बी आएंगे एन टाइम। हमें नहीं पता एम और एन कितने होंगे, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। क्लियर? क्लियर हो गई बात? ये देखिए, ये इसकी लैंग्वेज है कि ए और बी कम से कम एक ही होने चाहिए। ऑर्डर मैटर करता है, ये क्वेश्चन लाता है ऑर्डर वाले। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पोजीशन के हिसाब से कि पहले ये आएगा फिर ये आएगा। इन क्वेश्चंस के अंदर ऑर्डर मैटर करता है। अगर मैंने इस तरीके से लिखा है, जैसे मैं ये लिख रहा हूं उस्मान, तो पहले यू आएगा फिर एस फिर एम फिर ए फिर एन, तो ये ऑर्डर मैटर करता है। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर ये कह रहा है कि पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे। ए कितने होंगे, एम टाइम्स, बी कितने होंगे, एन टाइम्स। वी हैव ए एंड एम एंड एन सच दैट ग्रेटर इक्वल टू 1। क्लियर? इसका मतलब है इसमें हम एक बात समझ सकते हैं कि स्टार्ट में बी नहीं आएगा। सही कह रहे हैं? तो ये देखें, सबसे छोटे के लिए डिजाइन कर दिया। अब इसमें ना डेड स्टेट दो जगह पे आ सकती है, मतलब दो जगह पे बन सकती है। ये नहीं कह रहा है कि बी पे एंड होगा, सिर्फ बी पे। ये कह रहा है कि ये इस क्वेश्चन में ना काफी सारी चीजें छुपी हुई हैं, तो हम सबको एक्सप्लोर करें। सबसे पहली बात ये कह रहा है कि ए से स्टार्ट होगा, तो अगर इसका मतलब है अगर बी से स्टार्ट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम हो जाएगी? क्योंकि एक कम से कम एक आना चाहिए। ऐसा ही है। तो अगर बी शुरू में आ जाए तो उसे रिजेक्ट करवा दो। क्या इस बात से सब एग्री है? अगर बी शुरू में आ जाए तो उसे रिजेक्ट करवा दो। अब आए थे आगे।
अब अगर स्टार्ट में ए आ गया, उसके बाद जितने भी ए हैं हमारी प्रॉब्लम नहीं है, तो हम यहीं खड़े रहेंगे। अगर स्टार्ट में ए आ गया, उसके बाद जितने भी ए आए, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हम यहीं खड़े रहेंगे। ऐसा ही है। अब अगर ए आने के बाद बी आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ए के बाद बी आना चाहिए, और बी के बाद जितने भी बी आते हैं हमारा मसला नहीं है, हम एक्सेप्ट करते रहेंगे। लेकिन इसमें दो जगह पे ना डेड स्टेट बन सकती है। शुरू में अगर बी आ जाए, और अगर एक दफा बी आने के बाद ए आ जाए, तो भी रिजेक्ट होना चाहिए। मतलब क्या है, ये देखिएगा, अगर एक दफा बी के बाद ए आ गया, तो उसके बाद मुझे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना, रिजेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले ए आएंगे, फिर बी आएंगे, और बी के बाद ए नहीं आएंगे। तो अगर बी के बाद ए आ जाए, फिर बी आ जाए, तब भी रिजेक्ट होगा। ये पॉइंट समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में सिर्फ ऑर्डर शुरू में नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ऑर्डर यहां नहीं है, ऑर्डर यहां भी है। क्या यहां पर ए आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो अगर बहुत सारे बी के बीच में ए आ गया, तो ये भी रिजेक्ट होना चाहिए। अगर बहुत सारे बी के बीच में कोई एक आ गया, बहुत सारे आ गए, तो ये कह रहा है कि सबसे पहले ए आएंगे, फिर बी आएंगे, और बी अगर आ गए तो दोबारा ए नहीं आएंगे। ये भी कह रहा है। क्लियर हो रही है बात? तो इसका मतलब है अगर बी देखने के बाद, पहला बी देखने के बाद मुझे ए मिलता है, तो मैं डेड स्टेट पे चला जाऊंगा। अगर मुझे कहीं पर भी किसी पॉइंट पे बी के बाद ए मिलता है, तो मैं डेड स्टेट पे चला जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच आसिर। तो सवाल? अच्छा, यहां पर हमने एक चीज और देख ली। क्या चीज नोट की है कि अगर किसी चीज को हाँ डेफिनेटली कम से कम दो होते हैं। यहां पर हमने एक चीज और नोट की है, और चीज ये नोट की है कि अगर हमें कोई चीज डस्टबिन में फेंकनी हो, तो उसके लिए हमें अलग अलग डस्टबिन बनाने की जरूरत नहीं है, हम एक ही डस्टबिन को यूज कर सकते हैं। तो ये जो डेड स्टेट है यहां बन गई थी, तो यहां एक और बनाने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट डेड स्टेट पे ले गए, क्योंकि डेड स्टेट की लॉजिक क्या है कि वो क्वेश्चन को डेड करती है। समझ में आ गई ये बात? अब एक आखिरी चीज तो कर रही है, एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि बतानी जरूरी है। एक वर्ड यूज किया था, मिनिमल डीएफए। इट्स नॉट मिनिमम, कॉन्सेप्ट वही है लेकिन मिनिमल कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि फर्ज कर ले मैं अभी एक क्वेश्चन देता हूं क्लास में, एक क्वेश्चन है एक्स वाई जी, हम सब उसको करते हैं। कुछ स्टूडेंट उसको 6 स्टेट में, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, कि हम लोग सही काम कर रहे हैं। कुछ ने 5 में किया, कुछ ने 9 में किया, कुछ ने 11 में किया, और कुछ ने 7 में कर दिया। और हम सब लोग जो काम कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट सही हो रही है। एक काम को अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, स्टेट्स किसी की ज्यादा हो रही है, किसी की कम हो रही है, और सब लोग काम सही कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं हम लोग? जस्ट लाइक अ कोडिंग कर रहे हैं, कोई 50 लाइनें लिख रहा है कोड में, कोई 50 लाइनें लिख रहा है कोड में, कोई 100 लाइनें लिख रहा है, कोई 70 लाइनें लिख रहा है, कोड सबका नहीं चल रहा है, और रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, सही है। तो अब जाहिर सी बात है, किसी को रिवॉर्ड देना होगा, तो सबसे बेहतरीन बंदा ये है। क्यों? क्योंकि कम स्टेट यूज कर रहा है। क्लियर होगी बात? ये कहलाएगा मिनिमल डीएफए। ये क्या कहलाएगा? मिनिमल डीएफए। गॉट इट? सॉरी, 5 कहलाएगा, 5 कहलाएगा। 5 रह गया था दिमाग से, 5 मैं समझा, 7 8 पता नहीं कुछ और लिखा होगा। बिल्कुल 5 कहलाएगा, 5 कहलाएगा, 5 कहलाएगा। ठीक है, तो 5 कहलाएगा। मिनिमल डीएफए मतलब क्या है कि जो सबसे मिनिमम स्टेट्स यूज कर रहा होगा। क्लियर?
स्टूडेंट का सवाल ये आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ऑटोमेटा मिनिमल है मिनिमल है। तो जो चीजें आपको क्लास में पढ़ाई जा रही हैं, बाय प्रैक्टिस जितने भी हम लोग ऑटोमेटा बना रहे हैं वो सब कुछ मिनिमल बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अननेसेसरी काम नहीं कर रहे हैं। अगर फर्स्ट करो ये काम हमने किया था इविन वाला, इविन वाला काम ऐसे भी हो सकता था, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी इवन है और ये भी इवन है। तो हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं उन कॉन्सेप्ट की मदद से हम क्या कर रहे हैं, हम हमेशा मिनिमल डीएफए बना रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, क्वेश्चन में अगर होगा तो मिनिमल ही चाहिए होगा। यार पता है, शायद मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारी बात से मुझे कुछ याद आ गया। मसला ये है कि हम डीएफए बना लें, हमारे लिए यही बहुत है। मिनिमल मिनिमल तो हम बाद में देख लेंगे। हमारी हमारी जिंदगी का पहला मकसद ये होना चाहिए कि हम डीएफए बना लें। सही, मिनिमल खुद ही बन जाएगा वो, समझ रहे हैं। लेकिन बाय प्रैक्टिस हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं और जिन चीजों को हम नोट कर रहे हैं अपने पास, जिन पॉइंट्स को लिख रहे हैं, जिन पॉइंट्स की बिहाफ पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो मैं आपको बताता हूं कि भाई याद रखने के लिए करना चाहिए, लूप क्या होता है, तो उस पर ना आप मिनिमल ही बनाएंगे। स्टूडेंट की पहली फिक्र तो ये होती है कि ऑटोमेटा बन जाए। अच्छा, अब आई थी वही बात, एक ने बनाया 5, एक ने बनाया 6, एक ने बनाया 7, एक ने बनाया 11, एक ने बनाया 13। अब सवाल ये आता है कि सर ये तो अच्छा हो गया, तो ये बंदा क्या अच्छा नहीं है बंदा? तो एक ना एल्गोरिथम है मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए का। मतलब मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए एक कॉन्सेप्ट है, वो 2-3 एल्गोरिथम है उसके। टेबल फिलिंग है, ठीक है, इक्विवेलेंसी मेथड है। अगर आप इस पे लगाएं, 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 तो सब लोग जो आपको ऑटोमेटा बना के देंगे वो 5 स्टेट का बना के देंगे। अगर 5 स्टेट मिनिमम दी, चाहे आप इसको उस पर इनपुट दें या इसको इस पर इनपुट दें या इसको दें या इसको दें, तो ये जो ऑटोमेटन बाहर आएगा सॉल्यूशन के तौर पे वो होगा 5 स्टेट का। क्लियर हो रही है बात? क्योंकि मिनिमल कितनी थी? 5 थी। ये हम पढ़ते हैं कंपाइलर के कोर्स में, ये हम पढ़ते हैं सीसी के कोर्स में। क्लियर हो गई बात? अब ये यहां बताने का मकसद क्या था, पहले तो बताइए, बात समझ में आ गई? अब ये बात को यहां डिस्कस करने का मकसद क्या था, वो जो हमारी बात निकली थी जब मिनिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं, मिनिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं, तो हम डेड स्टेट को देखते हैं, एक ही है, एक से ज्यादा तो नहीं है, एक ही होनी चाहिए। पहला स्टेप, और भी एल्गोरिथम में चीजें, पहला स्टेप ये होता है, क्या ऑटोमेटा में कोई ऐसी स्टेट है जो अनरीचेबल हो? अनरीचेबल का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग स्टेट से हर स्टेट पे जाने का रास्ता है। अब आप बोले सर ऐसा कैसे हो सकता है? वो हो सकता है किसी ना किसी रीजन पे, वो आपको बाद में समझ में आएगा जब आप उसमें जाएंगे तो। फिर उसके बाद एल्गोरिथम स्टार्ट होता है। तो अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि डेड स्टेट सिस्टम में एक ही होनी चाहिए। आप 2 बनाएंगे, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन 2 बनानी नहीं चाहिए आपको। सही है? Every A should be followed by a B. Every A should be followed by a B. Every A should be followed by B. क्या मतलब है? आपकी लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज के अंदर हर स्ट्रिंग जिसमें, मतलब आपकी लैंग्वेज में हर वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट है कि जिसमें हर एक के बाद बी आता हो। मतलब क्या है? अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो इसके 3-4 स्ट्रिंग मुझे लिख के बताइए आप लोग अपने पास। एवरी ए शुड बी फॉलोड बाय अ बी, मतलब जब भी ए आएगा उसके फौरन बाद क्या आएगा? बी आएगा। जब भी ए आएगा उसके फौरन बाद क्या आएगा? बी आएगा। बिल्कुल। तो मैंने सबके चेक तो नहीं किए, लेकिन सब लोग सही कह रहे होंगे, लेकिन एक चीज इग्नोर करना है।
लेकिन बी से भी स्टार्ट हो सकता है, इसमें कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ कि बी से स्टार्ट नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है सारी, कि हम लोग ना सिर्फ एक डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं, हमें हर डायरेक्शन में सोचना है। पहले तो आ जाएगा, क्या एप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा? एप्सिलॉन इसलिए एक्सेप्ट होगा क्योंकि इसमें ए नहीं है, तो कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है। अब आ जाए इधर, ए आया, बी आ गया, डबल बी आ गया, ए बी, बी ए बी, बी बी, इस तरीके से आ गया। ये हो गया एक तरह का सवाल। अब आ जाए दूसरे, ये भी एक्सेप्ट हो सकते हैं, फिर ये भी एक्सेप्ट हो सकते हैं, ये जो बी से स्टार्ट हो गए। तो तीन तरह की सूरत हाल है। इसका मतलब है हमारा फोकस किस चीज पे, अगर ए आया तो उसके बाद लाजमी बी आना चाहिए, अगर ए आया तो उसके बाद लाजमी क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। हमारा फोकस इस चीज पे हो गया। गॉट इट? सबसे पहले हमने क्या देखा कि क्या एक्सेप्ट हो रहा है, सबसे पहले हमने देखा एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है, तो हमने फौरन से इनिशियल स्टेट को फाइनल बना दिया। अब मुझे बताएं कि अगर सिर्फ बी आता है, सिर्फ बी, तो हमें कोई फर्क पड़ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना है। अगर सिर्फ बी आता है तो क्या हमें कोई फर्क पड़ रहा है? यही रहना चाहिए, तो हम यही रहते हैं। इसका मतलब है अगर एप्सिलॉन आए या सिर्फ बी आते हैं तो हम यहीं खड़े रहेंगे और हम कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा अटेंडेंस का बच्चों की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई एम वेटिंग। वकास और वसीम, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 36 लोग मौजूद हैं, मुझे हटा के, पहले में 27 थे, अभी 36 हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये बात हो गई। तो यहां तक हमने ये दो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली, ये सेकंड वाली लाइन और ये बात। अब आ जाती है कि भाई जब ए आएगा तो हमें याद रखना है, जब ए आएगा तो हमें याद रखना है। जैसे ए आया हमने अपनी पोजीशन चेंज की, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम उस पर अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, लेकिन हम उस पर अपनी पोजीशन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। हमने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। अब चूंकि ए आ चुका है तो दो चीजें हो सकती हैं, ये देखिएगा, या तो इसके बाद ए आएगा या बी आएगा। मुझे बताएं इन दोनों में से, वन और टू में से, वन और टू में से कौन सी चीज सिस्टम में रहेगी और कौन सी चीज सिस्टम में नहीं रहेगी? बिल्कुल, अगर ए के बाद ए आएगा तो डेड स्टेट पे चले जाओ। क्यों? क्योंकि आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई। समझ गया मुझे बात? अगर ए के बाद ए आ गया तो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है अगर ए के बाद ए आ गया तो आप फॉरन डेड स्टेट पे चले जाओ, यू डोंट नीड टू चेक एनीथिंग। क्लियर? तो इसलिए मैंने ये लिख के बताया था। अब अगर ए के बाद बी आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ए के बाद बी आता है तो आप इसको फाइनल स्टेट पे लेके जाएंगे। अब सवाल यह है कि उस फाइनल स्टेट को मैं यहां बनाऊं या इसको यहां ले जाऊं। ए पे ले जाएं, आसिर कह रहे हैं ए पे ले जाएं, ए पे ले जाएं मिनिमल के लिए। अगर मैं यहां बनाता हूं, यहां बनाता हूं कोई नुकसान नहीं है तो यहीं बनाऊंगा, लेकिन अगर यहां बनाने में कोई नुकसान है तो फिर मैं उसको कहीं और लेके जाऊंगा। एक मिनट सोच लें। ठीक है, ए पर ले जाते हैं। नहीं नहीं, सही है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि देखिए ए आया, फिर बी आया, फिर जितने भी आ रहे आने में, फिर ए आया। अब ये लूप जो है ना, ये मेक श्योर कर रहा है, ये लूप कि अगर ए आएगा तो बी को आना फाइनल पे जाने के लिए, ये लूप मेक श्योर कर रहा है। क्लियर हो गया? तो ये देखिए क्वेश्चन कितना मुश्किल लग रहा है दिखने में, मतलब बिल्कुल नई तरह का था, हमने अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं किया था। लेकिन जब उसका ऑटोमेटा बना तो 3 स्टेट में बन गया, और 3 स्टेट में भी एक स्टेट हमारी डेड स्टेट की है, 3 स्टेट के अंदर भी एक स्टेट हमारी डेड स्टेट की है। नुकसान का मतलब यह था कि हमारा क्वेश्चन अपनी अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना करे। जैसे कुछ और एक्सेप्ट कर ले, देखें अब्दुल्ला, जब मैं नुकसान की बात कर रहा हूँ ना क्वेश्चन में, तो उसका मतलब ये कि कुछ और एक्सेप्ट ना हो जाए। हमारा डीएफए जो है ना, डीएफए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुन ले। अब मैं बता चुका हूं, मैं दोबारा बता रहा हूँ। डीएफए की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये लैंग्वेज है, ये देखिए ये दुनिया है, ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, दिस इज यूनिवर्सल लैंग्वेज, दिस इज यूनिवर्सल लैंग्वेज, और आपकी लैंग्वेज यहाँ कहीं है, ऐसा ही है। आपको इसके लिए बनाना है, आपको इसके लिए बनाना है, ऐसा ही है। आपको डीएफए बनाना है अपनी लैंग्वेज के लिए, लेकिन लैंग्वेज के बाहर यूनिवर्सल लैंग्वेज भी मौजूद है। क्या ये बात सही है या गलत है? अब आपने फोकस सिर्फ इस पे नहीं करना, आपने फोकस करना है कि इस स्क्वायर के अंदर जो भी चीज मौजूद है वो एक्सेप्ट हो, और इसके बाद जो भी मौजूद है मेक श्योर करो कि वो रिजेक्ट भी हो। डीएफए की होल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ अपने काम की चीजों पे फोकस करे, वो अपने काम की जो चीजें नहीं है उनको रिजेक्ट भी करे लाजमी। ये डीएफए की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ये कहें कि मुझे आपने एक जगह पे खड़ा कर दिया, मैंने आपको पहले की मिसाल दी है, आपने मुझे यूनिवर्सिटी में क्लासरूम के बाहर खड़ा कर दिया और कहा कि सर इस क्लास में इस क्लास के बच्चों को अलाउ कर दें, तो अब मैं, मेरी जिम्मेदारी है कि उस क्लास के जो स्टूडेंट नहीं है उनको मुझे मना भी करना है, वरना मकसद क्या हुआ मेरा? क्लियर हो रही है बात? सिर्फ लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करवाना, लैंग्वेज के अलावा अगर कोई चीज आ जाती है, अलावा का मतलब है उसकी बाहर डोमेन में, तो उसको आपने मेक श्योर करके रिजेक्ट भी करवाना है। तो ये नुकसान है अगर आपने सिर्फ फोकस उस पर किया। इसीलिए तो मैं ये लिखता हूं पहले, इसीलिए तो ये लिखता हूं पहले, समझ रहे? कोई सवाल? सही। चले, शुड नॉट भी लिखा है आपके पास, 3-4 मिनट है बस, कोशिश करें, 3-4 मिनट है आपके पास, कोशिश कीजिए। एवरी ए शुड नॉट बी फॉलोड बाय अ बी। जो समझ में आ रहा है खुद कीजिए, मुझसे कुछ नहीं पूछिएगा, अगर मुझे बताना होगा तो मैं खुद करवा दूंगा। एवरी ए शुड नॉट बी फॉलोड बाय अ बी। आपने इस लाइन को पढ़ के जो मीनिंग निकालनी है खुद निकाले, जो स्ट्रिंग आपकी समझ में आ रहे खुद बनाए और ऑटोमेटा बना लें। अगर आपने मुझसे पूछ लिया तो बेकार है।
जब हो जाए तो बताइएगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। कुछ लोग और कर ले तो फिर मैं बात करता हूँ। जी सर, लोगों ने कहा है कि हो गया। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि सर इसके स्ट्रिंग कौन से होंगे। अगर स्ट्रिंग आपने सही लिखे होंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज वहीं आपसे गलती होगी, ठीक है ना। तो इसमें एप्सिलॉन आएगा, बड़ा सिंपल सा सवाल है। सवाल ये कह रहा है कि सर इस सवाल से ना हम बहुत सारी तरह से बात कर सकते हैं। एवरी ए शुड नॉट बी फॉलोड बाय बी। हम ये कह सकते हैं क्या कि सिर्फ ए एक्सेप्ट होंगे, सिर्फ बी एक्सेप्ट होंगे, अगर ए आ गया तो बी नहीं आ सकता? क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर ए आ गया तो बी नहीं आ सकता? क्या हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ अगर ए आ गया तो बी नहीं आ सकता? सॉरी, अगर बी आ गया, बी आएंगे पहले, फिर ए आएंगे, और अगर ए आ गया तो बी नहीं आ सकते? क्या हम ये कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि पहले बी आएंगे फिर ए आएंगे। और अगर हम इसको सिंपल करना चाहें, इस बात को हम बहुत सारे तरीकों से सिंपल कर सकते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं सबसे आसान अल्फाज में कि बी एंड ए एंड such that m comma n is greater than equal to 0? क्या मैं ये लिख सकता हूं? सोचिएगा पहले, सिर्फ मेरे लिखने से सही नहीं होती है बात, पहले सोचिएगा। 0 का मतलब है कि हो सकता है बी ना आए, हो सकता है ए ना आए। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं दोनों की जगह पे 0 0 लिख दूं तो एप्सिलॉन आ गया। क्लियर हो गई बात? क्या ये बात क्लियर हो गई? अब आ जाए वापस। अगर ए बनाना है तो बी नहीं लिया और ए एक दफा ले लिया, सही हो गई ये बात? अगर दो दफा ए बनाना है तो बी नहीं लिया, ए ले लिया, तो ये सारे बन सकते हैं। पहले बी आएंगे फिर ए, अगर बी आना चाहे तो आ सकते हैं, ए आना चाहे तो आ सकते हैं, ए के बाद बी नहीं आएगा। तो ये चीज है, इसको बना लेते हैं। सिंपल सी बात है ये। देखो, आपने कहा सर एप्सिलॉन एक्सेप्ट करवाना है, सिर्फ बी एक्सेप्ट करवाना है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि मैंने जो बी का लूप बनाया है तो सिर्फ ए भी तो एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो मैं ए का लूप बनाऊं या नहीं बनाऊं? यहां पर सवाल ये है कि एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है, सही है, सिर्फ बी एक्सेप्ट हो रहा है तो यही लूप बना था, सिर्फ ए एक्सेप्ट हो रहे हैं तो यही लूप बना है। तो क्या ए और बी के लिए दोनों पे यही लूप बनाऊं? कश्यप मना कर रहा है। बिल्कुल, तो सिर्फ बी के लिए बनेगा। अब सवाल ये आ जाता है कि सर बी के लिए क्यों बनेगा, ए के लिए क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ए पे हमारा डिसीजन है, हमने सिर्फ बी को एक्सेप्ट करवाया, अब हमें ए याद रखना है। तो अगर ए आ जाता है तो हम फौरन अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम कह रहे हैं एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट ये भी होगा सिर्फ एक।
लेकिन हमने अपनी पोजीशन क्यों चेंज की? क्योंकि अब हम ए के बाद ये चाहते हैं, क्योंकि बी के बाद ये आ सकता है, ए के बाद बी नहीं आ सकता, तो हम ये चाहते हैं कि ए के बाद अब बी, ए के बाद बी ना आए, ए के बाद बी ना आए। तो अगर ए के बाद बी आ जाता है तो हम कहां भेज देंगे इसे? कहां भेज देंगे? डेड स्टेट पे। बिल्कुल। देखिए इस क्वेश्चन में हमें अलाउ किया है कि बी के बाद ए आ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें अलाउ नहीं किया कि ए के बाद बी आ सकता है, तो इसलिए ए पे पोजीशन चेंज की, बी पे पोजीशन चेंज नहीं की थी। ये आपका सिंपल सा ऑटोमेटा हो गया, जो कि आपने होपफुली यही बनाया हो, और ये नहीं बनाया तो अब आप ये कीजिए कि अपने ऑटोमेटा पे इस लैंग्वेज का कोई स्ट्रिंग दे, देखिए वो एक्सेप्ट हो रहा है नहीं हो रहा। तो अगर आपका ऑटोमेटा इससे डिफरेंट है तो लाजमी सी बात है कि वो कोई ऐसा स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा होगा जो कि एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। बस ये वो कोर्स है कि जो प्रैक्टिस बहुत मांगता है हर तरह से। सिर्फ ये नहीं है कि जो क्लास में एक सवाल करवाया उसको आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, घर पे भी उसी को रिवाइज कर दिया। आप सोचेंगे उस जैसे सवाल कितने हो सकते हैं। मैंने आपको डायरेक्शन दिया है, देखें मैंने आपको एक डायरेक्शन दे दी है कि नोट लगा दिया, इस ए को डबल ए कर दिया, समझ रहे? तो इस तरीके के सवाल बनाने की कोशिश करें, इसी से आपकी प्रैक्टिस होगी। आप ये सोचते हैं कि पेपर में इसी में से कोई सवाल आएगा, तो आप सोचते रहे, पेपर तो हमने देना है, तो पेपर में सवाल इन्हीं कॉन्सेप्ट से आएंगे, ये सवाल नहीं होंगे कभी। तो आपने ना कॉन्सेप्ट पे फोकस करना होता है, आपने इन क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना। आप ये सोचेंगे ये सवाल में क्या सिखाया गया है, हमने ये सीखा है कि पहले बी आ जाएंगे फिर ए आएंगे और ए के बाद बी नहीं आएगा, तो इस चीज को हमने ऐसे इंप्लीमेंट कर दिया। कोई सवाल है किसी का यहां तक तो पूछ लीजिए, मैं मौजूद हूं। ऐसा ना होना कि ब्रेक दिया किसने? अब्दुल्ला भाई। कोई सवाल है बेटा यहां तक? चलिए ठीक है, 2:20 पे फिर हम लोग मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं। 2:20। अरे भाई आप 2:20 करिए।